और बच्चों क्या हाल है सबके? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया हैं। देखिए उधर वीडियो थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग में गड़बड़ हो गया था, कैमरे की प्रॉब्लम आ रही थी और यूट्यूब पे लाइव आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आया यूट्यूब की तरफ से, तो उसको हम लोग सही कराने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम लगातार वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। लाइव जब सही हो जाता है तब हम लाइव आएंगे और आप लोग से डायरेक्ट मुखातिब होंगे और बात होता रहेगा, पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो जो कल वाला सेट रह गया था उसी सेट को आज कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन अब अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, ठीक है। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई, और कह रहा है कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो गई है। तो शहर में पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। आपसे पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको आप चाहें तो बेस से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट खांटी मेथड से भी मार सकते हैं, या एलिगेशन वाला नियम लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बेस से लगाने की कोशिश करिए। पहले बेस देख लीजिए। देखिए अगर गांव में 8000 कुल जनसंख्या है, कह रहा है इस शहर की कुल जनसंख्या कितनी है? 8000 है, ठीक है। तो 8000 में जाहिर सी बात है यक्ष पुरुष होंगे, तो 8000 माइनस एक्स महिलाएं होंगी, ठीक है। अगर यक्ष पुरुष होंगे तो 8000 माइनस एक्स महिलाएं होंगी। अगर बेस से लगाते हैं सवाल को, तो पहले बेस बता दे रहे हैं, फिर आप लोग को डायरेक्ट लगाना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर यक्ष पुरुष है तो 8000 माइनस एक्स महिलाएं हो गई। तो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, यानी पुरुषों की संख्या 110 बटा में 100, क्योंकि ये अपने आप में 100% है। जब 10% बढ़ जाएगा तो 110, अब बटे में परसेंट का मतलब 100 हो जाता है, ठीक है। प्लस ये 8000 है माइनस एक्स, ये महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या में कह रहा है कि 8% की वृद्धि हो गई, यानी ये हो जाएगा 108 बटा में 100 हो जाएगा, 108 बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए बराबर, प्रश्न अंत में कह रहा है कि कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो गई। तो कुल जनसंख्या जो थी वो 8000 अगर थी, इस पे 9% की वृद्धि होगी, यानी 109 बटा में 100 हो जाएगा। देखिए जब इस इक्वेशन को हल करेंगे, ये 100 का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे का ये 100 और नीचे का ये 100 दोनों मान आपस में खत्म हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट केवल हल कर देते हैं बचे वाले मानों को लेके। तो ये हो जाएगा 110x प्लस इस 108 का एक बार इसमें गुणा होगा, यानी 8000 गुणे 108 और माइनस 108x हो जाएगा, और बराबर 8000 गुणा में 109, क्योंकि ये 100 का 100 नीचे का खत्म हो जाएगा एलसीएम लेके जब हल करेंगे तो, ठीक है। अब जब इस मान को क्या करिए, आप पक्षांतर कर दीजिए। उधर जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110x माइनस 108x बराबर, ये 8000 जब उधर जाएगा तो देखिए ये मान को जब आप हल करेंगे तो ये 8000 गुणे 108 माइनस ये इधर है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, वो पहले से पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 8000 गुणे 109, 109। देखिए इस भाग में आप दोनों में से 8000 कॉमन ले लीजिए। जब 8000 कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों मानों का अंतर हो जाएगा, प्लस माइनस अंतर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे केवल देखिए 109 में से जब 108 घटेगा तो केवल क्या बचेगा, केवल आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे 8000 जो कॉमन लिए वो केवल 8000 बच के रह जाएगा, बच के रह जाएगा। अब इन दोनों का अंतर करिए तो 2x बराबर कितना हो गया, 8000। आप काट दीजिए तो x बराबर कितना आ गया आपका 4000। x बराबर कितना आ गया 4000, और x क्या माने थे आप, पुरुषों की संख्या ही तो माने थे, ये आपका निकल गया 4000। ये हो गया आपका बेस से। अब आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं एलिगेशन वाले मेथड से। देखिए क्योंकि देखिए एलिगेशन का मेथड कब काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भाग दे रखा है, दूसरा भाग दे रखा है, फिर दोनों का मिला के दे रखा है। तो आप आसानी से, यानी 10% पुरुष बढ़ते हैं, 8% महिलाएं बढ़ती हैं, ठीक है। और टोटल जनसंख्या 9% बढ़ता है, दोनों का अंतर ले लीजिए, यहाँ 1 आया, ये भी 1 आया, यानी एक संख्या पुरुष की है, एक संख्या महिला की है। तो टोटल हम लोग के अनुसार संख्या है 2, अब प्रश्न के अनुसार टोटल संख्या है 8000, यानी अपने आंकड़े से प्रश्न के आंकड़े की तुलना कराएंगे, इसका इसमें भाग कर दीजिए तो ये 4000 गुना है। इस आंकड़े का ये आंकड़ा 4000 गुना है, तो जो पूछे सब 4000 गुना हो जाएगा, यानी पुरुषों की संख्या का 4000 गुना कर दीजिए, यानी ये कितना हो गया 4000। और यही तो आपसे पूछा है, आप आसानी से प्रश्न को लगा लिए, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, बस चीज़ों को समझने की जरूरत है और आसानी से लगाने की जरूरत पड़ती है, चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है परीक्षा में।
ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, ठीक है, लेकिन वह 67 अंक पाया और 13 अंकों से फेल हो गया। देखिए, किसी परीक्षा में कह रहा है कि 40% अंक पाएगा अगर कोई तो पास हो जाएगा, लेकिन बचवा क्या हुआ है, 67 नंबर पाया है और 13 नंबर से फेल हो गया है। यानी कहने का मतलब है 13 नंबर उसको और मिल जाता तो यानी वो 40% अंक के बराबर हो जाता। यानी 67 में 13 को जोड़ दीजिए, यानी कितना हो गया, 80। यानी 80 अंक का मान जो है वो 40% के बराबर है कि नहीं। 80 अंक का मान जो है 40% के बराबर है। यानी जब काटेंगे तो 1% का मान किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। अब कोई भी मान, क्योंकि प्रश्न में अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान का मतलब क्या, पूर्णांक की बात करता है। पूर्णांक कोई भी अपने आप में 100% होता है, यानी क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 100, यानी आपका हो गया 200। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। आप सीधा सीधा आसानी से देखिए, कह रहा है कि 40% अंक जब बच्चा पाता, ठीक है, तो पास हो जाता, लेकिन बच्चा जो है 67 को नंबर पाया है अब 13 नंबर से फेल हो गया है। यानी जाहिर सी बात है उसको इस 67 में 13 नंबर और मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। तो पास होगा तो अंक के रूप में टोटल पाएगा 80 नंबर, तब पास होगा। अब प्रतिशत रूप में उसको पाना है 40, यानी अंक का मान और प्रतिशत मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो आप 1% का मान निकाल लीजिए, और कोई भी मान 100% होता है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 100 कर लीजिए। क्लियर है, और चीजें आपकी आसानी से लग जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मोदी जी का आ गया कि भैया आप अपना अपना देख लो, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सही बात है, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मोदी जी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मोदी जी बंगाल रैली में तो जा ही रहे हैं, तब कोरोना नहीं हो रहा है। अब भाई मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है, तो अपना बचाव हमें खुद करना है। अब मोदी जी ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अच्छा ही सोचेंगे हम लोग के बारे में, लेकिन कभी कभी नेता लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए पिछला जो सवाल हम लोग किए हैं उसी पैटर्न का एक सवाल है। कह रहा है रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन वो पाया है 24% अंक, 24% अंक पाया है और 9 अंकों से फेल हो गया। देखिएगा 36% नंबर यदि पाया था, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और उसे अगर 100 का 36% 36 होता है, ठीक है, तो वो पाया 36 नंबर जब तो पास हो जाता, लेकिन उस 100 में पा गया है 24% नंबर, यानी 24 नंबर पाया है और 9 अंक से फेल हो गया है, यानी 9 नंबर पीछे रह गया है। तो यहाँ पे तो पूर्णांक 100 है नहीं, तो हमें उसी प्रकार से तुलना करना पड़ेगा। तो देखिए सीधा सीधा कैसे होगी चीजें, करना जब है तुलना तो देखिए 36% नंबर पाता तो पास हो जाता, लेकिन पाया कितना है 24% अंक। तो देखिएगा प्रतिशत रूप में वो कितना पीछे रह गया है, 12% पीछे रह गया है। प्रतिशत रूप में देखा जाए तो कितना पीछे रह गया है, 12% पीछे रह गया है। अब प्रश्न कह रहा है कि वो 9 अंक पीछे रह गया, यानी 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। तो जितना अंक से कोई अनुत्तीर्ण हो गया यानी उतना ही पीछे रह जाएगा, यानी प्रतिशत रूप में वो 12% पीछे रह गया है और अंक के रूप में वो 9 अंक पीछे रह गया है, यानी 12% का मान 9 अंक के क्या है, बराबर है। देखिए प्रतिशत रूप में 36% पाना था, पाया 24%, तो प्रतिशत रूप में वो कितना पीछे रह गया, 12%। और अंक के रूप में कितना नंबर से फेल हो गया, 9 अंक से, यानी 9 अंक पीछे रह गया, यानी दोनों मान आपस में क्या हैं, इक्वल है। और जब ये दोनों मान आपस में इक्वल हैं तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 9/12, 9/12, यानी 1% का मान क्या होगा, इसका इसमें भाग कर देंगे, यानी 9/12 रह गया। अब पूछ रहा है अधिकतम अंक, क्या पूछ रहा है, अधिकतम अंक। जब अधिकतम अंक पूछ रहा है तो कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, यानी क्या हो जाएगा 9/12 गुणा में 100। आप देखिए 3 तरीके 9, 3 चौके 12, काट देंगे 3 से। और देखिए 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी 25 तियां 75, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 75। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 75 नंबर उस परीक्षा का क्या था, पूर्णांक था। क्लियर है,
स्पष्ट है? हमको लगता है आप लोग बहुत आराम से चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत आराम से लगा रहे हैं। और अब डेली वीडियोज आती रहेंगी, बस थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग सही हो जाए तो लाइव आके हम पढ़ाएंगे। लेकिन तब तक, जब तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं सही है, तब तक ऐसे वीडियो बना बना के आधे घंटे का 15 मिनट का अपलोड करते रहेंगे। आप लोग देख के घर पे तैयारी करते रहिए, ठीक है? आप लोग की पढ़ाई बाधित ना हो। और जैसे ही सरकार का गाइडलाइन जारी होगा, हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये पूछा गया प्रश्न है एसएससी का, इस बार जो CHSL का पेपर हो रहा था उसका पूछा गया ये सवाल है। दिया है विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। आगे कह रहा है इन विद्यार्थियों में 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में कोई भी नहीं बोल सकते। क्या दे रखा है? 27% जो है वो कुछ भी नहीं बोल सकते दोनों भाषाओं में, वो अन्य भाषाओं का प्रयोग करते होंगे। तो कह रहा है बताइए समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखिए प्रतिशत की बात की है तो इसमें कुछ नहीं करना, ये सवाल आप डायरेक्ट मार सकते हैं 5 सेकंड में, उड़ा देंगे सीधे देखते ही। देखिए प्रतिशत की जब भी बात हो तो कुल संख्या 100% होती है। प्रतिशत की जब भी बात हो तो कुल संख्या क्या होती है? 100% होती है ना। आप क्या करिए, इन सारे प्रतिशतों को जोड़ के 100 को घटा दीजिए सीधे। आप सारे प्रतिशतों को जोड़ के सारे प्रतिशत जो भी मान दिए हैं जोड़ के 100% को घटा दीजिए, सीधे सीधे आपका उत्तर निकल जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 162 माइनस 100 यानी आ गया कितना? 62%। ये 62% क्या है? जो विद्यार्थी जो दोनों भाषाएं क्या है बोल सकते हैं। यानी 62% विद्यार्थी जो हैं वो आपका हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। अब बताइए 5 सेकंड से अधिक लगेगा परीक्षा में आपको? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से लगा लेंगे। बस इतना याद रखिए, प्रतिशत रूप में कोई भी मान 100% होता है। बस इतना मान के लगाएंगे तो सीधे सीधे चीजें हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, फिर देखिए एक मीम आ गया, ये स्टेज नहीं चीता है। सही बात है, नेता सबको क्या है, नेता लोग भाई देखिए बीच बीच में कुछ भी करते रहते हैं। वो चिताओं पे भी बैठ के अपना भाषण दे देंगे क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं, उनको केवल मतलब अपनी चुनावी रैली से और अपना वोट बैंक से। बाकी जनता जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है, बच्चों की पढ़ाई जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग बस सीधा इतना याद रखिए कि भैया घर में सुरक्षित रहिए, निकलिए मत। और जब तक रेमडेसिविर की सुई 18 वर्ष से अधिक वालों को लगना शुरू नहीं हो जाता निकलिएगा मत, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि 1 मई से लगना शुरू है, तब तक तो जिंदा रहना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति जो है एक मेज तथा कुर्सी 2000 रुपया में खरीदा। यानी कहने का मतलब है हम जो है मान लीजिए मार्केट गए, 2000 रुपया में एगो मेज लाए, एगो कुर्सी लेकर, 2 सामान हम 2000 रुपया में लेके चले आए, ठीक है? आगे कह रहा है एगो मेज को 20% लाभ पर, ठीक है? हम जो मेज लाए हैं उसको 20% लाभ पर बेचे और जो कुर्सी है उसको 30% लाभ पर बेच दिए, ठीक है? 2000 में हम दोनों खरीद के लेके आए और उसके बाद क्या किए, मेजवा को उठा के 20% लाभ पर बेच दिए और कुर्सिया को 30% लाभ पर बेच दिए। और बाद में कह रहा है उसे कुल 23% का लाभ हुआ। यानी जब टोटल पैसा जितना इकट्ठा हुआ, जब सारे पैसे को हम इकट्ठा करके जोड़े तो हमारे पास जाहिर सी बात है भाई, जब लाभ पे बेचें तो 2000 से अधिक पैसा आया है। और जो 2000 से अधिक पैसा आया है, जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको जब हमने प्रतिशत पे कन्वर्ट किया, इस 2000 पे तुलना किया, क्योंकि भैया 2000 में हम खरीदे थे जो हमारा लागत मूल्य था, और जब बेचे तो हमें जाहिर सी बात है एगो पे 20% का लाभ हुआ, एगो पे 30% का, तो हमें अधिक पैसा मिला तभी तो लाभ कहलाएगा। तो टोटल जब हम तुलना किए तो हमारा 23% के लाभ के बराबर हमें दिख रहा था। तो फिर वही पहले सवाल की तरह हो गया सवाल, कह रहे भाई एक पदार्थ दूसरा पदार्थ बाद में दोनों का मिला के सीधे एलिगेशन लगा दीजिए। तो एलिगेशन लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, 20% और 30%, और दोनों का मिला के कितना आया है 23%। दोनों को लेके हल कर दीजिए सीधे सीधे। तो अंतर जब करेंगे तो ये 7 हो गया, यानी हमारे अनुसार कुर्सी का मूल्य 7 रुपया है, अब मेज का मूल्य 7 रुपया है, अब कुर्सी का मूल्य कितना है, घटाएंगे तो 3 रुपया है, ठीक है? तो टोटल देखिएगा हम लोग के अनुसार क रुपया लागत मूल्य हो गया 10 रुपया। अब प्रश्न के अनुसार टोटल कितना हमारा खर्चा लगा है 2000 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने अंतर किया तो मेज का मूल्य हो गया, हाई कुर्सी का मूल्य हो गया, हाई कुर्सी का मूल्य हो गया हम लोग के अनुसार,
हम लोग के अनुसार, यानी हमारे अनुसार मेज 7 रुपए का है, कुर्सी 3 रुपया का है, तो टोटल हमारा खर्चा कितना लगा 10 रुपया। अब प्रश्न के अनुसार टोटल खर्चा कितना लगा है जी 2000 रुपया लगा है, यानी हमारे आंकड़े से प्रश्न का आंकड़ा कितना गुना है 200 गुना है। हेकर हमें भाग करेंगे तो जब है 200 गुना है तो जौवन पूछे सब रेटवा 200 गुना, यानी हम मेजवा कितना में लाए थे, इसका 200 गुना कर दीजिए, यानी 1400 रुपया में लाए थे। कितना में लाए थे मेज 1400 में लाए थे। और कुर्सी कितना में लाए थे, एहू के 200 गुना कर दीजिए, यानी 600 में लाए थे ना। तो किसका पूछा है, मेज का मूल्य। क्या का पूछा है, मेज का पूछा है, तो मेज 1400 का है, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है, देख रहे कितने आसान क्वेश्चन है। इन चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं, बेस से भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल सेम बताए थे वैसे ये बेस से लग सकता है। आप क्या करिएगा 2000 ले लीजिएगा, 2000 में इसका x रुपया मेज का मूल्य मान लीजिएगा, और कुर्सी का मूल्य क्या करिएगा 2000 माइनस x मान लीजिएगा, लेके तुलना कर दीजिएगा टोटल। क्लियर है, एक पे इस पे आप क्या करिएगा 20% का लाभ करा दीजिएगा, इस पे 30% का लाभ करा दीजिएगा, और टोटल 2000 पे फिर 23% का लाभ करा के तुलना कर लीजिएगा, आपका x का मान निकल जाएगा। एकदम सेम पहले प्रश्न के प्रकार का है ये सवाल, आप आसानी से लगा सकते हैं। स्पष्ट है, तो आगे बढ़ेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और क्वेश्चन को घर पे लगाते रहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे लगाइए, मेहनत करिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका बट्टा का सवाल है, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। दे रखा है किसी वस्तु कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई। तो देखिए हमेशा जो डिस्काउंट होता है हमेशा अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट पर दिया जाता है। जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा प्रिंट रेट पर ही दिया जाता है। कोई भी छूट होता है वो किस पे होता है, हमेशा बट्टा जो भी लगता है वो अंकित मूल्य पे होता है। तो कह रहा है कि 30% का छूट दिया गया है एक बार अगर दिया जाता, लेकिन कह रहा है कि उसे अगर आगे छूट देना होता क्रमागत, तो कह रहा है कि क्रमागत छूट 20% और 10% है। तो कह रहा है जो एकल छूट है और ये जो क्रमागत छूट है, इन दोनों का अंतर कितना है 144 रुपया है। यानी अगर किसी सामान पे हम 30% का छूट दे दिए एक बार, अब बाद में उसी पर क्रमागत 2 छूट दिए 20% और 10% का, तो जब हम रुपया का डिफरेंस देखे छूट का भाई कितना का अंतर आ रहा है दोनों के भाई पैसे का, तो 144 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट क्या है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एकल छूट आपका 30% दे ही रखा है, और जो क्रमागत छूट है उसको भी एकल छूट में बदल लीजिए। पहले देख लीजिए कि एक बार में अगर उसको कन्वर्ट करते छूट तो कितना हो जाता। तो देखिएगा 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब सदैव हानि मानते हैं। हमने पढ़ाया था कि भाई कभी भी छूट का मतलब कोई दुकानदार छूट देना नहीं चाहता है, तो छूट का मतलब सदैव हानि मानी है। तो 20% का छूट हुआ यानी औकात रह गया 80% पहली बार, और दूसरी बार जब 10% का छूट हुआ यानी औकात रह गया 90%। तो देखिएगा 100 के डबल भाई 100 का जो परसेंट होता है उसके 00 से 00, देखिएगा 1 मिनट फिर से लिखना पड़ेगा, ये 30% है, मिट गया। तनी धीरे धीरे सीख रहे हैं, हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 20% का छूट का मतलब 80 हो गया औकात, ठीक है, और जब 10% का छूट हो गया यानी उसका 90 रह गया। 100 के 00 से जो परसेंट का 100 होता है उसके 00 से 00 खत्म, यानी 8 9 72, यानी 72% उसकी वैल्यू रह गई। तो कम कितना हो गया 100 में से घटा दीजिए, यानी कितना वैल्यू रह गया 28%। यानी 20% और 10% का जब छूट करते हैं तो एकल छूट क्या बनेगा 28% बनेगा। क्या छूट बनेगा 28% बनेगा। और एकल छूट प्रश्न कितना दिया है एक बार में 30%, और जब क्रमागत दिया गया तो कितना रह गया 28%। यानी 30% और 28% का डिफरेंस प्रतिशत रूप में कितना है 2% है। प्रतिशत रूप में कितना है 2% है। हम लोग के अनुसार कितना है 2% है। और रुपया में कितना है जी, रुपया में कितना है 144 रुपया है। रुपया में कितना है 144 रुपया है। ये जो आप निकाले हैं इसको आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं जो हमने पढ़ाया था, -20 -10 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 20 गुणा में 10/100। आप 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये दोनों जुड़ गए तो -30 + 2 यानी कितना आ गया -28। ये भी आपका क्या हो गया, यही आपका क्या था छूट था, वही बात जो हम डायरेक्ट यहाँ निकाले हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा 30% और 28% का डिफरेंस प्रतिशत रूप में 2% आ रहा है और रुपए के रूप में 144 आ रहा है। फिर हल कर देंगे तो 1% बराबर कितना हो गया 72 रुपया। तो कोई भी मान 100% होता है यानी 72 गुणा में
100, यानी कितना आ गया 7200। यानी आपका प्रिंट रेट कितना हो जाएगा 7200। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। देख रहे हैं चीजें कितनी आसानी से हो जा रही हैं। आप जिस तरह से चाहें प्रश्न को उस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं बहुत आराम से बहुत चीज़ों को अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपका, ये देखिए नंबर सिस्टम का सवाल आ गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दे रखा है कि 1 + 2 + 3 ऐसे चलते हुए क्रमागत जा रहा है। मान, ये देखिए यहाँ पे मान यहाँ तक गया, ये 2n हो गया है, और उसका फिर मान घटते क्रम में, ये देखिए आगे की तरफ गया, फिर ये आगे ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, फिर उल्टे क्रम में आ रहा है वापस 2 1, फिर कह रहा है कि भाई टोटल के बराबर मान दे रखा है 90। तो कह रहा है कि बताइए कि इसको हल करके बताइए। ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंट कर दिया गया है, छूट गया है टाइपिंग टीम द्वारा। यहाँ पे पूछा है यन का मान। आपका प्रश्न क्या पूछा है? यन का मान। इसमें आपका प्रश्न क्या है? यन का मान ज्ञात करें। ठीक है ना? ये क्या है? बढ़ते क्रम में गया है, फिर घटते क्रम में आया कड़ी के अंदर, अब बराबर मान दे रखा है 90। अब कह रहा है कि यन का मान ज्ञात करें, यन का मान ज्ञात करें। ठीक है ना? तो देखिए हमने पढ़ाया है एक चीज, या आप नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। देखिए कौड़ी के अंदर जब मान लीजिए 1 धन 2 बढ़ते क्रम में जाए, फिर घटते क्रम में आए। ठीक है ना? तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा? √4, सबको जोड़ी 4, इसका वर्गमूल कितना आया? 2। ठीक है, फिर देखिए कौड़ी के अंदर जाइए, 1 धन 2 धन 3 बढ़ते क्रम में फिर गए, फिर घटते हुए क्रम में आए। ठीक है, तो फिर आपका मान आ जाएगा √9, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कौड़ी में 9। देखिए 3 3 6 3 9। ठीक है, इसका वर्गमूल होगा 3। ठीक है, फिर एक बार बढ़िए, एक बार और चेक करिए, तो 1 + 2 + 3 + 4, फिर घटते क्रम में आइए। देखिए तो इसका मान हो जाएगा, योग करेंगे तो 16, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं, ये जो सबसे बड़ा मान है वही उत्तर निकल के आ रहा है। जो सबसे बड़ा मान है वही उत्तर निकल के आ रहा है। जो सबसे बड़ा मान है वही उत्तर निकल के आ रहा है। जब भी बढ़ते क्रम में मान जाए और घटते क्रम में जाए, अब कौड़ी लगा हो, तो जो बीच का सबसे बड़ा मान होता है वही हमेशा उत्तर निकल के आता है। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ तक का मान समान है और यहाँ तक का मान समान है, बीच में ये सबसे बड़ा मान हमें 2n ही दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 2n का मान इस 90 के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है। तो उसी प्रकार 2n का मान 90 के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं 2n बराबर है किसके? 90 के। तो आप काट देंगे तो n बराबर कितना आया जी? 45। ठीक है, बहुत ही बेस्ट सवाल है और बहुत ही आराम से आप लगा सकते हैं। देखते ही आंख से आंसर मारेंगे परीक्षा में। बस देखिए कभी भी कितने भी बड़े सवाल हो उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। यदि आप सवालों के छोटे एग्जाम्पल सेट कर लेंगे तो बड़े बड़े सवाल चुटकियों में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपने सीखा आज। ठीक है, कल जब आएंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।